सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत ओस्मानिया के आखिरी प्रभावशाली सुल्तान थे। 1842 में जन्मे अब्दुल हमीद ने लगभग 36 साल की उम्र में सल्तनत की बागडोर संभाली। ये वो समय था जब सल्तनत ओस्मानिया अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही थी। आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल ने ओस्मानी सल्तनत के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। अब्दुल हमीद से पहले आए कुछ सुल्तानों पर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने खराब फैसलों से ओस्मानी सल्तनत को विदेशी कर्जों में डुबो दिया था। सल्तनत ने अपनी संप्रभुता खो दी थी और उसके काम काज में विदेशी शक्तियों का दखल काफी बढ़ चुका था। सुल्तान से पहले पिछले 10 सालों में यंग ओटोमन नामक एक संगठन समाज में तेजी से अपनी पैठ बना चुका था। इसे एक सुधारवादी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन माना जाता है जो ओस्मानी मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण की मांग कर रहा था। यंग ओटोमन सल्तनत के भीतर एक नया संविधान लाकर संसदीय व्यवस्था लागू करना चाहता था। यंग ओटोमन का प्रभाव ओस्मानी साम्राज्य के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में काफी महत्वपूर्ण हो चुका था। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ये सल्तनत पर दबाव बनाने में काफी हद तक कामयाब रहा। नतीजतन अब्दुल हमीद की ताजपोशी के समय अब्दुल हमीद को सुल्तान पद हासिल करने के बदले कई शर्तों को मानना पड़ा था। इनमें से एक बड़ी शर्त थी कि सुल्तान अब सल्तनत के भीतर संसदीय व्यवस्था लागू करेंगे। संसदीय व्यवस्था का सीधा मतलब था कि सुल्तान के अधिकार संसद को दे दिए जाएंगे और सुल्तान एक नाम मात्र प्रमुख रह जाएगा। सुल्तान बनने के बाद अब्दुल हमीद ने यंग ओटोमन के सुझावों के साथ एक नया संविधान ड्राफ्ट करवाया, जिसे 6 दिसंबर 1976 को लागू किया गया। सुल्तान ने सल्तनत के भीतर संसद का गठन किया, जिसे मजलिसे अज़ा का नाम दिया गया। मजलिसे अज़ा कानूनों को बनाने, नई प्रशासनिक नीतियों पर विचार विमर्श करने और सल्तनत के बजट पर पूरा कंट्रोल रखती थी। सल्तनत के इस दौर को प्रथम संवैधानिक युग के रूप में जाना जाता है। नई संवैधानिक व्यवस्था लागू होने के चंद महीनों बाद सल्तनत को रूस के साथ एक भीषण युद्ध का सामना करना पड़ा। दरअसल सल्तनत की पकड़ उसके क्षेत्रों से लगातार कमजोर होती जा रही थी। इसी क्रम में रूस ने 24 अप्रैल 1877 को ओस्मानी सल्तनत पर हमला बोल दिया। कहा गया कि इसका उद्देश्य बाल्कान प्रांत यानी ईस्टर्न यूरोप को ओस्मानियों से आजाद कराना है। इस अभियान में रूस के साथ मोंटेनेग्रो, सर्बिया और रोमानिया साथ साथ खड़े थे। करीब साल भर चले इस युद्ध में ओस्मानियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 3 मार्च 1878 को सैन स्टेफनो नामक स्थान पर इस युद्ध का अंत एक समझौते के साथ हुआ, जिसमें सल्तनत को बाल्कान, बुल्गारिया समेत कई अहम इलाकों से हाथ धोना पड़ा। इस युद्ध के दौरान सुल्तान को महसूस हुआ कि सल्तनत के कामकाजों में बाहरी शक्तियों का दखल काफी बढ़ चुका है, जिसका खामियाजा ओस्मानियों को युद्ध के मैदान में उठाना पड़ रहा है। इसीलिए फरवरी 1878 में सुल्तान ने 1876 में लागू संविधान को भंग कर दिया और एक बार फिर सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लीं। ये उम्मीद की जा रही थी कि अब्दुल हमीद भी पिछले 2 सुल्तानों की तरह सल्तनत के कामकाज से मजहब को दूर रखेंगे, लेकिन अब्दुल हमीद कुछ अलग ही स्वभाव के थे। वह अभी भी सल्तनत को उसके मूल से जोड़कर देखते थे, जहां से यह शुरू हुई थी। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में मजहब और प्रशासन अलग अलग होने के बजाय और करीब आने लगा। कई लेखकों ने तो यहाँ तक लिखा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन के बाद अब्दुल हमीद ही इतने समर्पित मुस्लिम शासक थे। अब्दुल हमीद पर लीबिया के शाहदिली शेख मोहम्मद जाफिर अल मदनी की शिक्षाओं का काफी गहरा प्रभाव था। कहा जाता है कि सुल्तान भेष बदलकर उनकी सभाओं में जाया करते थे। सुल्तान ने अपने दौर में पैन इस्लामिज्म को खूब बढ़ावा दिया, जिसने यूरोपीय देशों के साथ उनके संबंधों पर भी नकारात्मक असर डाला। सुल्तान ने रणनीतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण कॉन्स्टेंटिनोपल बगदाद रेलवे और कॉन्स्टेंटिनोपल मदीना रेलवे का निर्माण कराया। जहां एक तरफ सुल्तान सल्तनत चुराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाहरी शक्तियों का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि सल्तनत राजनीतिक और आर्थिक रूप से बिखर रही थी। उसी समय कुछ यहूदी लाबियों ने इसका फायदा उठाना चाहा। उनके कुछ नुमाइंदों ने सुल्तान के सामने ये ऑफर रखा कि अगर सुल्तान फलस्तीन की जमीन पर यहूदियों को बसने की अनुमति दे दें तो इसके बदले न सिर्फ उन्हें बड़ी कीमत दी जाएगी, बल्कि सल्तनत जिन कर्जों के तले दबी है उसे भी अदा कर दिया जाएगा। लेकिन सुल्तान ने इस ऑफर को बड़े ही गुस्से के साथ खारिज कर दिया। उधर संविधान भंग होने के बाद उस्मानियों के एक ग्रुप में सुल्तान के खिलाफ बगावत की तैयारी होने लगी।
यंग ओटोमन जिसकी मांग पर नई संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई थी, उसने अब एक नया रूप ले लिया। बाहरी फंडिंग और समर्थन से चल रहा यह संगठन अब यंग तुर्क्स के रूप में उभर कर सामने आया। संगठन ने सुल्तान के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और अब्दुल हमीद पर फिर से संविधान बहाल करने का दबाव बढ़ने लगा। संगठन को 1908 में उस वक्त सफलता हाथ लगी जब सुल्तान ने मजबूर होकर दोबारा संविधान बहाल कर दिया। इस तरह एक बार फिर शक्तियां सुल्तान के हाथ से निकलकर संसद के पास पहुंच गईं। उधर इस राजनीतिक गहमा-गहमी का असर ओस्मानी सेना पर भी पड़ रहा था। सेना का एक धड़ सुल्तान की वापसी चाहता था, जबकि दूसरा उनके खिलाफ था। अप्रैल 1909 में एक बड़ी घटना घटित होती है। राजधानी में संविधान समर्पित हुसैन हिल्मी पाशा की सरकार के खिलाफ सैनिकों का एक गुट बगावत कर देता है और उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। यह बगावत केवल सैनिकों और पाशा तक सीमित नहीं थी, बल्कि जनता का गुस्सा यंग तुर्क्स पर भी फूट पड़ता है। नतीजतन यंग तुर्क के लोग जहां नजर आते हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। स्थिति यहाँ तक आती है कि शहर में एक भी यंग तुर्क का कार्यकर्ता नहीं बचता है। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद कार्यभार की जिम्मेदारी अहमद तौफीक पाशा को सौंप देते हैं और एक बार फिर संविधान को भंग करके सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेते हैं। हालांकि सुल्तान का प्रभाव केवल इस्तांबुल तक सीमित था, इसलिए उनकी इस आदेश को मान्यता नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ यंग तुर्क्स की पकड़ न सिर्फ राज्य के दूसरे हिस्सों में मजबूत थी, बल्कि सेना का एक बड़ा धड़ा भी उनके साथ था। अब ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि सल्तनत के दो दावेदार आमने सामने थे। एक तरफ सुल्तान थे, दूसरी तरफ संसद थी। सुल्तान संसद को भंग कर चुके थे, लेकिन संसद सुल्तान के इस फैसले को ही नहीं मान रही थी। संविधान समर्थकों की ओर से एक एक्शन आर्मी तैयार होती है और इस्तांबुल की तरफ मार्च करती है। इस आर्मी को लीड कर रहे थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क। ये वही मुस्तफा कमाल अतातुर्क हैं जिन्हें बाद में आधुनिक तुर्की के निर्माता के रूप में जाना गया। दावा था कि इसका उद्देश्य डायलॉग के जरिए मामले को हल करना है, लेकिन ये पूरी तरह से तय किया जा चुका था कि अब सुल्तान अब्दुल हमीद को हर हाल में जाना ही होगा। इसी स्क्रिप्ट के तहत जब ये एक्शन आर्मी इस्तांबुल में दाखिल होती है तो सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ एक मजम्मती फतवा जारी किया जाता है। पार्लियामेंट उन्हें पद से हटाने को मंजूरी दे देती है और सुल्तान का तख्ता पलट हो जाता है। सुल्तान को गिरफ्तार करके थेसालोनिकी के एक कैद खाने में डाल दिया जाता है। 1912 में उन्हें इस्तांबुल के कैद खाने में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे बिताए थे। बिलाखिर 10 फरवरी 1918 को सुल्तान अब्दुल हमीद किसी और जहान में जागने के लिए एक गहरी नींद में चले जाते हैं।